चर्चा करते हैं केन्स के रोजगार सिद्धांत की। केन्स ने रोजगार संबंधी सिद्धांत अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में 1936 में दिया है। केन्स ने अर्थव्यवस्था का अल्पकालिक विश्लेषण किया है और इसमें उन्होंने उत्पादन क्षमता को सापेक्षिक रूप से अल्पकाल में स्थिर मान लिया है। रोजगार के सिद्धांत में प्रभावपूर्ण मांग महत्वपूर्ण स्थान रखती है। केन्स ने माना है कि रोजगार का स्तर राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन पर निर्भर करता है। केन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु प्रभावपूर्ण मांग है। केन्स के अनुसार मांग का वही स्तर प्रभावपूर्ण है जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। केन्स ने कहा कि एक फर्म स्तर पर रोजगार का स्तर फर्म के मालिक द्वारा लिए गए निर्णय पर आधारित होता है। फर्म का मालिक ही यह निर्धारित करता है कि कितने लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि उसका लाभ अधिकतम हो, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर का निर्धारण समग्र उत्पादकों द्वारा लिए गए निर्णय पर आधारित होता है और यह निर्णय समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति पर आधारित होता है। समग्र मांग को केन्स ने समग्र मांग कीमत एवं पूर्ति को समग्र पूर्ति कीमत के नाम से आवाहित किया है। इस तरह से केन्स ने समग्र मांग को समग्र मांग कीमत और समग्र पूर्ति को समग्र पूर्ति कीमत के नाम से जाना है और इस तरह से रोजगार में तभी वृद्धि संभव है जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो, अर्थात एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड और एस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मतलब एडी जब एस से मतलब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो रोजगार में वृद्धि होती है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि समग्र मांग कीमत क्या है, अर्थात एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस मतलब एडी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादक रोजगार के एक निश्चित स्तर पर नियोजित किए गए श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचकर कितनी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। फिर से एक बार, समग्र मांग कीमत का तात्पर्य है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की वह मात्रा जो समस्त उत्पादकों द्वारा रोजगार के एक निश्चित स्तर पर नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं। ऐसे समझिए कि जितने भी उत्पादक हैं उनके द्वारा जो श्रमिक लगाए गए हैं वह रोजगार का एक निश्चित स्तर होगा। श्रमिकों द्वारा किसी न किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता होगा और उनके द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं को बेचकर जितनी राशि प्राप्त करने की आशा उत्पादक करते हैं उसे ही समग्र मांग कीमत कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एग्रीगेट डिमांड प्राइस कहा जाता है और एग्रीगेट डिमांड प्राइस जब अधिक होती है तो रोजगार बढ़ता है। इस तरह समग्र मांग कीमत एक प्रत्याशित आय होती है, कुल प्रत्याशित आय होती है जिसे समस्त वस्तुओं को बेचकर उत्पादक प्राप्त करने की आशा करते हैं। जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे वस्तुओं की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है और इस तरह से उन्हें बेचकर प्राप्त करने वाली आय में वृद्धि होती जाती है। अतः रोजगार के स्तर के वृद्धि के साथ साथ जो प्रत्याशित आय है उसमें भी वृद्धि होती है। इस प्रकार समग्र मांग कीमत का तात्पर्य है मुद्रा की वह मात्रा, मुद्रा की वह राशि जिसे उत्पादकों द्वारा रोजगार के एक निश्चित स्तर पर नियोजित किए गए श्रमिकों द्वारा
उत्पादित वस्तुओं को बेचकर प्राप्त करने की आशा की जाती है। जितनी वस्तु उत्पादित हुई उसको बेचकर जो राशि प्राप्त करने की आशा उत्पादक करते हैं उसे ही समग्र मांग कीमत कहा जाता है और यह रोजगार के स्तर के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको समग्र मांग वक्र के माध्यम से समझाया जा सकता है। इसमें ये प्रत्याशित आय है और ये रोजगार का स्तर है। जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रत्याशित आय है वो भी बढ़ती जाएगी और इस तरह से जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रत्याशित आय है वो भी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए रोजगार इतना है तो प्रत्याशित आय जो है इतनी होगी, इतनी। फिर रोजगार का स्तर बढ़ा और यहाँ पहुँच गया, मतलब अभी 5 लोगों को रोजगार मिला था तो प्रत्याशित आय मान लीजिए 10 रुपये होती थी। अब रोजगार कितना मिल गया, 10 लोगों को, तो प्रत्याशित आय बढ़ के कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। फिर मान लीजिए कि रोजगार का स्तर कितने लोगों को मिल गया, 15 लोगों को मिल गया। तो जो आय है, प्रत्याशित आय है, वो बढ़ कर के कितनी हो गई, ये इतनी हो गई। मान लीजिए कि कितना हो जाता है, 30 रुपये हम मान लेते हैं, 30 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, रोजगार का स्तर। रोजगार जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो प्रत्याशित आय है, आय प्राप्त करने की जो आशा है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हम इसको समग्र मांग वक्र के रूप में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे उत्पादित वस्तु की मात्रा भी बढ़ती जाती है और जब उत्पादित वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है तो उससे बिक्री होने के बाद जो राशि प्राप्त होती है, जो मुद्रा प्राप्त होती है, उसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है। अब अगला है समग्र पूर्ति कीमत। समग्र पूर्ति कीमत मुद्रा की वह मात्रा है जो, या वह राशि है जो अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादकों को रोजगार के एक निश्चित स्तर पर नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचकर अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। इसको लागत कीमत के नाम से भी जाना जाता है। यदि श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु से प्राप्त आय उत्पादकों द्वारा लगाई गई कीमत से या लागत से कम होती है तो उत्पादक जो होता है वो रोजगार के स्तर को बढ़ाने में कोई रुचि नहीं रखेगा और वह श्रमिकों को निकालना प्रारंभ कर देगा। तो इस तरह से समग्र पूर्ति कीमत वस्तु की लागत के बराबर होती है जो निश्चित ही उत्पादकों को प्राप्त होनी चाहिए। अगर इससे कम राशि प्राप्त होती है उत्पादकों को तो उत्पादक जो होता है वह श्रमिकों को निकालने लगेगा। क्यों? क्योंकि श्रमिकों को निकालने से उसकी जो लागत है वो कम हो जाएगी और उसे प्राप्त होने वाली जो राशि है वह कम से कम लागत के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह समग्र पूर्ति कीमत जो होती है वह राशि होती है जो उत्पादकों द्वारा नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु को बेचकर कम से कम प्राप्त होनी चाहिए, वह न्यूनतम राशि प्राप्त होनी चाहिए। तो समग्र पूर्ति कीमत वह न्यूनतम राशि है जिसे उत्पादकों द्वारा नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु को बेचकर प्राप्त होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि समग्र पूर्ति वक्र क्या होता है। तो समग्र पूर्ति वक्र में जैसे ये रोजगार का स्तर है और ये लागत या प्रत्याशित आय का है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी
जैसे मजदूर मान लो अभी 5 लगे हुए हैं, तो प्रत्याशित आय जो है वो भी कितनी है वो भी मान लीजिए। फिर मजदूर बढ़ेंगे, मान लीजिए मजदूर कितने हो गए, यहाँ पे 7 मजदूर हो गए, तो लागत भी बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लागत भी बढ़ जाएगी और इस तरह से लागत बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए मजदूर 5 हैं तो लागत कितनी है, अभी 2 है। फिर मजदूर 7 हुए तो लागत कितनी हुई, 3 हुई। इस तरह से लागत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और मजदूरों का स्तर बढ़ते बढ़ते इस तरह से ये एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें कि मजदूरी और ये क्या है, ये है लागत। तो इस तरह से ये वक्र जो है समग्र पूर्ति वक्र कहलाएगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है। तो केन्स ने बताया कि जो एडी है, एडी का मतलब है एग्रीगेटेड डिमांड। एग्रीगेटेड डिमांड मतलब समग्र मांग, कीमत जो होती है वो इस तरह से बढ़ती जाती है। इस तरह से एक स्तर के बाद ये फिर नीचे आने लगता है और ये जो है एग्रीगेट सप्लाई, ये जो होता है इस तरह के वक्र में ये बढ़ता जाता है और यह बिंदु जहाँ समग्र मांग समग्र पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, यह जो स्थिति है ई, ये संतुलित रोजगार की अवस्था कहलाती है और इस बिंदु को ही केन्स ने प्रभावपूर्ण मांग कहा है। प्रभावपूर्ण मांग कहा है। तो इस तरह से केन्स ने बताया कि जैसे जैसे प्रभावपूर्ण मांग बढ़ती जाती है वैसे वैसे रोजगार का स्तर भी बढ़ता जाता है और ये जो एग्रीगेटेड सप्लाई है, समग्र पूर्ति का वक्र है, इस तरह से एडी को यहाँ पर ई पर काटता है और इसको ही केन्स ने प्रभावपूर्ण मांग कहा है। तो इस तरह से केन्स का जो सिद्धांत है रोजगार के संबंध में वो इस तरह से, और इसमें प्रभावपूर्ण मांग के बारे में केन्स ने बताया है और कहा कि प्रभावपूर्ण मांग और जो समग्र पूर्ति है उसका संबंध होता है। जब तक समग्र मांग बढ़ती जाती है तब तक जो रोजगार का स्तर है वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह था केन्स का सिद्धांत। केन्स का जो सिद्धांत है वो अल्पकालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण जो शब्दावली हैं वह है समग्र मांग कीमत, जिसको एग्रीगेट डिमांड एडी के नाम से जाना गया, और दूसरा है समग्र पूर्ति कीमत, समग्र पूर्ति, जिसको एग्रीगेट सप्लाई एएस से जाना जाता है। केन्स का कहना था कि एडी मतलब समग्र मांग और समग्र पूर्ति जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर समग्र पूर्ति और समग्र मांग दोनों बराबर होते हैं। ये इस तरह से ये बराबर है, यहाँ पर एएस और एडी दोनों बराबर हैं, अतः इस बिंदु को ही उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग कहा है। इस स्तर को प्रभावपूर्ण मांग कहा है और इस स्तर पर जो रोजगार प्राप्त होते हैं उसको संतुलित रोजगार के नाम से जाना है। तो इस तरह था केन्स का रोजगार सिद्धांत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।